एलिस इन बॉर्डरलैंड को फाइनली खत्म कर दिया गया है और सीजन 3 की एंडिंग इमोशंस के काफी रोलर कोस्टर से भरी हुई है, लेकिन वही अपने आप में कुछ सवालों को भी लिए हुए है। जोकर के पीछे की कहानी एलिस इन बॉर्डरलैंड इन यूएस से काफी सारे सवालों को इस एंडिंग ने लाके खड़ा कर दिया है। तो आखिर ये एंडिंग क्या है, इसको समझते हैं लास्ट एपिसोड को समझते हुए। फाइनल एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। अब आरिसू को बहुत बड़ा फैसला लेना है और वो ये वादा करते हैं कि मैं अब किसी को नहीं मरने दूंगा, जिस कारण से उनको उसागी को A3 रूम में भेजना पड़ता है। ये वही रूम है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और जब से इस रूम में तेत्सु गए थे वो भी गायब हो रखे हैं। और क्योंकि उसागी ही इस वक्त ऐसी हैं जो इतने सारे पॉइंट्स को डिटेक्ट करवा सकती हैं, क्योंकि उनके पास उनके बेबी का रिस्ट बैंड है। तो वो फाइनली उस रूम में पहुंच जाती हैं और उस रूम के पॉइंट थे -8। तभी वो तेत्सु को देखती हैं और -8 के कारण ही हमारे तेत्सु भैया भी नहीं बच पाए थे। तभी आरिसू पूछने लगती हैं उसागी तेत्सु कहाँ है, लेकिन उसागी कुछ नहीं बोल पाती। तो आरिसू भी समझ जाते हैं कि तेत्सु अब हमारे बीच नहीं रहे। तभी वो पॉइंट्स को अपने बेबी रिस्ट बैंड में से डिडक्ट करवा देती हैं, क्योंकि खुद उसागी के पास इस वक्त महज 7 पॉइंट्स थे और अगर बेबी उनके साथ नहीं होते तो वो भी एलिमिनेट हो जाती। नाउ अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि जो हमारी लेडी थी उनको इसी रूम में रुकना पड़ा, क्योंकि सारे प्लेयर दूसरे रूम्स में नहीं जा सकते थे। और क्योंकि अब आरिसू ने वादा किया था कि मैं किसी की जान नहीं जाने दूंगा, तो अब उनको लेडी को यहाँ से बाहर निकालना था। तो लेडी को बचाना अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। वहीं उसागी आइडिया देती हैं कि मैं A2 में जाऊंगी, जिससे लेडी के साथ में एक तिरछी लाइन बन जाएगी और वो सेफ हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब A2 में अभी तक कोई नहीं गया है, सो किसी को आइडिया नहीं। जहां A3 में -8 पॉइंट तक हो सकता है, दैट्स वाई A2 और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और मे बी बेबी और उसागी वहां से जिंदा बचकर लौटे ही ना। वहीं मात्सुयामा परेशान है। आरिसू के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा कि अगर ऐसा कर दिया तो कभी भी हम टोटल 15 टर्न्स के अंदर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आरिसू का दिमाग खराब होने लगता है, खुद से कहने लगते हैं आरिसू सोच कुछ तो सोच। तभी उनको याद आने लगती है कि वो इस जगह पर है भी क्यों, आज तक जिंदा भी क्यों है, बचे भी क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया था, चोटा, कारुबे, और वहीं पे उन्हें याद आते हैं टाट्या। और उनका रेफरेंस इस सीजन में काम आएगा कभी सोचा नहीं था। उन्होंने खुद को बहुत बड़े चीज के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था और ना सिर्फ सेक्रीफाइस, उन्होंने अपने हाथ को तोड़ दिया था और इस कारण से उनका रिस्ट बैंड बाहर निकल गया था। और यही बात अब आरिसू के दिमाग में आने लगी कि एक सेकंड, रिस्ट बैंड यही कुछ करवाएगा। तो आरिसू आइडिया देते हैं कि उसागी वो रिस्ट बैंड, वो बच्चे के रिस्ट बैंड को तुम A2 में फेंक दो, जिससे तुम भी उस रूम में रुक जाओगी और तुम्हें दूसरे रूम में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं ryuji मात्सुयामा कहने लगते हैं ये क्या बकवास है, क्योंकि एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ कितने माइनस पॉइंट लग सकते हैं। और जस्ट इमेजिन वहाँ बहुत बड़े माइनस पॉइंट लग गए तो बच्चे तो मारे ही जाएंगे, साथ में उसागी भी एलिमिनेट हो जाएंगी। लेकिन आरिसू कहते हैं इस वक्त इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। तभी उन्हें वो सीन याद आता है जब रे एक्चुअली डोर के ऊपर ही खड़ी थी और वो डोर बंद नहीं हो रहा था, और साथ में क्योंकि उन्होंने रूम को क्रॉस नहीं किया था बट वो डोर पे खड़ी थी तो उनके पॉइंट्स भी डिटेक्ट नहीं हुए। अब इससे आरिसू को आइडिया आता है कि उसागी एक काम करो, तुम सिर्फ बच्चे का रिस्ट बैंड अंदर ढकेल दो, लेकिन खुद अपने हाथ को क्रॉस मत करना, जिससे आपका रिस्ट बैंड उसी रूम में रहेगा। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि उन सभी को A5 में आना है, जिसके कारण से उसागी को वापस A3 से होकर गुजरना पड़ेगा और दोबारा अगर उस रूम में एंट्री करी तो दोबारा से 8 पॉइंट डिडक्ट होंगे और इस टाइम बच्चा और उसागी कोई भी नहीं बचने वाला। अब आरिसू बहुत ज्यादा परेशान है, कंफ्यूज है, और तभी वो देखते हैं यूना की तरफ। अब यूना ही इकलौती इनकी आखिरी आस थी जो इनको यहाँ से बाहर निकाल सकती थी। वहीं उसागी अपना रिस्ट बैंड लगा देती हैं और बेबी के रिस्ट बैंड को उस रूम में फेंक देती हैं और खुद वहीं रुक जाती हैं। वो उस रिस्ट बैंड को बिल्कुल डोर के एज पे रखती हैं, लेकिन जैसे ही डोर बंद होता है वो उस रिस्ट बैंड से टकराता है और वो बहुत आगे खिसक जाता है। और A2 के अंदर -5 पॉइंट्स थे, जिस कारण से बेबी के पॉइंट्स डिडक्ट हो जाते हैं और लेडी वहां बच जाती हैं। और अब होता है प्लान के सबसे बड़े हिस्से की शुरुआत, और इस हिस्से को पूरा करने के लिए महज दरवाजे से खुलने और बंद होने तक का ही समय है। वैसे तो हर दरवाजे का खुलने और बंद होने का अलग समय है, लेकिन जब कोई दरवाजे पर खड़ा रहता है तो दरवाजा हद मार के सिर्फ 10 सेकंड्स तक ओपन रहता है और इस 10 सेकंड के अंदर इस पूरी प्रोसेस को करना होगा। वही दरवाजे खुल जाते हैं, 10 का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसागी दूसरे रूम में देखती हैं वो रिस्ट बैंड बहुत दूर गिरा हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि उसागी उस रूम में पाँव नहीं रख सकती, क्योंकि रिस्ट बैंड क्रॉस हुआ तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट तो यू आर डेड। बट क्योंकि उसागी एक माउंट क्लाइंबर है, दैट्स व्हाई उनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो, बहुत ट्राई करती है, कोशिश करती हैं। समय भर समय बीतता जा रहा है, दर बदर सेकंड्स कम होते जा रहे हैं, ryuji का काउंटडाउन घटता जा रहा है। उसागी पांव से उस बैंड को खींचने की कोशिश करती है, मगर फिर भी वो और आगे धकेल जाता है। महज 3 सेकंड से भी कम का वक्त बचा है। बिल्कुल एम टाइम पर उसागी उस बैंड को खींच लेती है और तभी यूना फटाफट उस रूम में एंट्री करके वहां से 8 पॉइंट्स डिडक्ट करवा देती हैं।
ये इसलिए हुआ क्योंकि इस रूम के अंदर वो बैंड आया। अब बैंड आया तो एक नई एंट्री हुई और नई एंट्री पर 8 पॉइंट्स डिडक्ट कराने थे। दैट्स व्हाई यहाँ यूना का यूज हुआ और उन्होंने उन 8 पॉइंट्स को डिडक्ट करवाया। और अब दरवाजे बंद होने में 2 सेकंड का समय बचा था। अब सिर्फ उसागी को फटाफट से भाग के उस रूम में आना था और सब क्लियर हो जाता। लेकिन तब उसागी एक बहुत बड़ी चीज देखती है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जिस रूम में उसागी को एंट्री करनी थी वो उस रूम की दीवार पे फ्यूचर देखती है कि आरिसू के ऊपर एक लेजर गिर गई। बस ये देखते ही उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है, काम नहीं करता, वो हिलती नहीं है, स्टन हो जाती है उस जगह पर। लेकिन अब इतना वक्त नहीं था कि उसागी को होश में लाया जाए, तो आरिसू डायरेक्ट उस रूम में घुस जाते हैं, फटाफट से उसागी को उठा के लाने लगते हैं। मगर तभी दरवाजे बंद होने लगते हैं और तब रियूजी खुद एंट्री करते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपनी व्हील चेयर को दरवाजे के सामने अड़ा देते हैं, जिससे दरवाजा स्टक हो जाता है। आरिसू और उसागी दोनों ही उनके ऊपर से जंप करके डायरेक्ट रूम में घुस जाते हैं और तब रियूजी की चेयर को पीछे खींच लिया जाता है। इस पॉइंट पे रियूजी ने एक्चुअली मदद करी और जिसके लिए आरिसू उनके आभारमंद भी थे, तो डेफिनेटली एक अच्छी शख्सियत की तरह वो उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। आरिसू और उसागी की जान बच गई, दोनों गले लगे हुए हैं, एक दूसरे के लिए खुश हैं। बट इसी पॉइंट पर रियूजी के चेहरे पर एक डिसअपॉइंटमेंट देखी जा सकती है। इस पूरे एपिसोड के अंदर रियूजी एक्चुअली कहीं ऊपर और कहीं नीचे काफी टाइप के इमोशंस से जूझ रहे हैं। दैट्स व्हाई एपिसोड एक्चुअली इमोशंस का रोलर कोस्टर है, जो सब आगे हम बात करेंगे। लेकिन तभी उसागी पूछने लगती है, आरिसू तुमने कौन सा भविष्य देखा? तभी आरिसू के चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि उन्हें समझ आ गया कि उसागी क्या पूछना चाहती हैं। लेकिन इससे पहले आरिसू कुछ भी जवाब देते अनाउंसमेंट होती है कि जो खिलाड़ी इस रूम में आ पहुंचे हैं उनको यहीं ठहरना होगा। यस, इसका मतलब ये रूम आखिरी था, जिस कारण से इस रूम के अंदर 1 पॉइंट डिडक्ट होने वाला था। तो बिना किसी से पूछे सोचे समझे सीधा रियूजी अपना पॉइंट डिडक्ट करा देते हैं। और ये बात आरिसू को अजीब लगती है कि ये शख्सियत ऐसा कर भी क्यों रही है। तभी 14th राउंड का डाइस फेंका जाता है। A5 रूम के अंदर 6 लोगों की एंट्री थी, मगर उस वॉल के ऊपर जो भी फ्यूचर दिखाया गया उसमें किसी का फ्यूचर अच्छा नहीं था, सब अपने वर्स्ट पॉसिबल जगह पर थे। मगर इस पॉइंट पर इतना कुछ देखने के बाद इन खिलाड़ियों के दिमाग में 2 ही चीज थी। एक, या तो ये सारा दिखाया गया फ्यूचर सब बकवास है और मायने नहीं रखता, या दूसरा, अगर ये एक्चुअली होए भी गा तो इस वक्त हम बिल्कुल जहन्नुम से गुजर चुके हैं, तो ये चीजें हम फर्क भी नहीं डालती। दैट्स व्हाई किसी के चेहरे के ऊपर भी कोई बोदर वाला रिएक्शन नहीं था। डेफिनेटली सभी बहुत प्यारे एक्टर हैं, तो इतने बेहतरीन फेशियल एक्सप्रेशंस थे कि अब जो होगा जिंदगी में देखा जाएगा। फाइनली वो उस रूम में एंटर कर जाते हैं और सारे बचे हुए प्लेयर फाइनली एग्जिट डोर वाले रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। एग्जिट डोर भी दीवार के ऊपर बना आ जाता है। इवन सभी के रिस्ट बैंड और कूलर बैंड भी यहाँ खुल जाते हैं और हमें लगता है कि एक हैप्पी एंडिंग और ये सभी यहाँ से जिंदा बच के निकलने वाले हैं। लेकिन तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि अपना लास्ट पासा फेंकिए। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि गेम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, रिस्ट बैंड भी खत्म है, कॉलर बैंड भी खत्म है, यानी यहाँ से कोई मारा तो नहीं जाने वाला, फिर आखिरी डाइस किस लिए? खैर रियूजी उस डाइस को लुढ़काने जाते हैं, मगर एम टाइम पे आरिसू रोक लेते हैं। आरिसू कहते हैं इस डाइस को मेरे को घुमाने दो, मैं भी देखूं आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आरिसू की किस्मत डेफिनेटली अच्छी थी कि जहां नंबर 1, 2, 3 भी आ सकता था वहां लेजिट 7 आया। बट स्टिल प्रॉब्लम ये थी कि ये सभी प्लेयर्स की संख्या 8 थी। 3 मिनट के अंदर 7 प्लेयर्स को यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाता। आरिसू उसागी से कहते हैं कि उसागी तुम भी इनके साथ चली जाओ। इसका मतलब यहाँ अगर कोई रुकने वाला था तो वो थे खुद आरिसू। लेकिन उसागी मानने के लिए तैयार नहीं थी, उनके गले लग जाती, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी आरिसू, तुम भी साथ चलो। लेकिन इस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो सभी को एक एक करके वहां से निकालने लगते हैं, कहते हैं इनको लेके जाओ, उसागी को लेके जाओ। सभी प्लेयर्स वहां से बाहर निकल जाते हैं और आखिरी टाइम रियूजी से कहते हैं कि रियूजी मेरे से एक वादा करो, मेरे से वादा करो कि तुम उसागी को कुछ नहीं होने दोगे। इसे ले जाओ यहाँ से रियूजी, प्लीज इसे ले जाओ। रियूजी वहां से बाहर निकल जाते हैं, उसागी को भी जबरदस्ती वहां से धकेल दिया जाता है। रियूजी उनको खींचकर आगे की तरफ ले जाते हैं और फाइनली वो डोर बंद हो जाता है। लेकिन जिस डोर से वो प्लेयर्स बाहर निकले थे वो पूरी ही वॉल के ऊपर बाहर का नजारा दिखने लगता है। उसागी परेशान है, रोने लग रही है, उन्हीं के पीछे रियूजी हैं और सभी प्लेयर्स खड़े हुए हैं। लेकिन अब रियूजी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रियूजी को वो बातें याद आने लगती हैं जो बांदा ने उन्हें कही थी कि उसागी को मार दो और तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते थे, यानी मौत की दुनिया। तभी वो अपनी जेब में से बंदूक निकाल लेते हैं। आरिसू ये सब होता हुआ देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दीवार को पीट रहे हैं, मगर इस वक्त उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वो प्लेयर्स उनको नहीं सुन सकते। वो सीधा बंदूक को उसागी के ऊपर पॉइंट कर देते हैं। आरिसू दर बदर चिल्लाने लग रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? रियूजी नहीं, ये क्या करना भी क्या चाहता है ये? वो अपनी गन को प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन ना सिर्फ हाथ बल्कि रियूजी का पूरा शरीर कांपने लगता है। इवन रियूजी की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी गन को फाइनली नीचे कर देते हैं।
उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बिलव्ड की जान ले सके, या बिलव्ड, क्योंकि ये बात बांदा को भी अच्छे से पता थी कि ryuji के मन में उसागी को लेके फीलिंग्स है और उन्होंने अपने फ्यूचर में भी ये सारी चीजें देखी थी। और फैक्ट ही यही है कि ये सारे फ्यूचर्स जो वॉल पे दिखाए गए ये इन सभी प्लेयर्स के पर्सनल इमोशंस से बने हुए थे। और दैट्स वाई इतनी बड़ी लाइन जो ट्रेलर में भी बोली गई थी कि इंसानी इमोशंस एक अदृश्य धागे की तरह होते हैं, उनको खींचो और वो रिएक्ट करेंगे। दैट्स वाई मैंने कहा बिलव्ड उसागी को वो नहीं मार सके, क्योंकि अपनी मोहब्बत की जान लेना आसान नहीं है। ये देख के आरिसु को भी थोड़ा सा चैन पड़ता है कि उन्होंने उनको नहीं मारा। तभी दीवार पे लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो शख्सियत यहाँ रुकी है और उसने बाकियों को लेकर उनके भविष्य पे जो भरोसा दिखाया है, उसको भी उसका भविष्य चुनने का मौका मिलेगा। और तब बोली जाती है सबसे बड़ी लाइन की जो प्लेयर यहाँ रुका है उसके लिए गेम खत्म। और ये वो वाला खत्म नहीं था, बल्कि वो था कि यू सर्वाइव्ड द बॉर्डरलैंड। और ये एक बहुत बड़ा कहानी में ट्विस्ट था, क्योंकि एक्चुअली वो सर्वाइव किया जो रुका। दैट्स वाई जो बॉर्डरलैंड से सभी बाहर थे वो पूरा बॉर्डरलैंड कोलैप्स होने लगता है, बिल्डिंगें गिरने लगती हैं, बाढ़ आ जाती है और उसी बाढ़ के अंदर ये सभी प्लेयर्स बहने लगते हैं। अब उन प्लेयर्स की जान बचाने के लिए इवन आरिसु नीचे से एक फ्लोर टाइल को तोड़कर उस वॉल पे मारने भी लगते हैं, मगर वो स्क्रीन नहीं टूटती, कुछ भी नहीं होता। बस एक चीज होती है कि वो स्क्रीन ब्लैंक होकर पूरा ही ये जगह व्हाइट स्क्रीन में चेंज हो जाता है और वहां पे बांदा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने इस गेम को बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है, तो तुम्हें मौका दिया जाता है आरिसु यहाँ का नागरिक बनने का। लेकिन आरिसु कहते हैं नागरिक? मैं यहाँ का नागरिक कभी नहीं बनूंगा। बांदा कहने लगते हैं मुझे पता है तुम उसागी के पीछे आए हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसागी मरने वाली है, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ रहकर इन गेम्स को और भी मजेदार बनाएं। आरिसु को सिर्फ इतनी बात समझ में आती है, तो ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे इशारे पर नाचूं? तो बांदा कहने लगते हैं आरिसु चलो तुम समझ तो गए, मुझे पता था आरिसु तुम खुद से यहाँ नहीं आओगे, सो मैंने उसागी को एक मोहरा बनाया ताकि तुम यहाँ आ जाओ। तो गुस्से में आरिसु सीधा बांदा के ऊपर वो फ्लोर टाइल मारते हैं, लेकिन पता लगता है कि उनके सामने बांदा नहीं जबकि एक स्क्रीन है। बांदा हंसने लगते हैं, लेकिन आरिसु स्क्रीन पे ही मारते हैं और बांदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्क्रीन टूट जाती है, वहां शॉर्ट सर्किट होता है, दैट्स वाई चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लेकिन वहीं उस टूटी हुई स्क्रीन के अंदर आरिसु देखते हैं कि इनके पीछे एक्चुअली पूरा इलेक्ट्रिक पैनल है और उस पैनल के अंदर ही मैनुअली हम डोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वो सबसे पहले उनका प्रेशर हटा देते हैं ताकि उस डोर को खींचा जा सके। वहीं अपने हाथों की मदद से उस डोर को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, देन उस डोर को खोलकर वहां से बाहर निकल जाते हैं और वो पानी में जो प्लेयर्स बहने लग रहे थे उनकी मदद करने लगते हैं। वो उन सभी को बचा लेते हैं, मगर स्टिल दो शख्सियत पानी में बह चुकी थी, उसागी और ryuji। अब इस वक्त आरिसु करते भी तो करते क्या, तो बिना सोचे समझे सीधा उस बाढ़ के अंदर ही कूद जाते हैं सिर्फ उसागी को बचाने के लिए। वहीं रियल वर्ल्ड के अंदर समय सेकंड बर सेकंड बीतता जा रहा है। एन आरिसु के सामने बैठी हैं और सिर्फ इंतजार कर रही हैं कि ये 2 मिनट खत्म होने से पहले वो वापस आ जाएं, मगर वो वापस आने से पहले एक्चुअली उस रियल वर्ल्ड में कोई और आ जाता है। जी हाँ, खुद बांदा वहां आरिसु के पीछे आ जाते हैं और बिल्कुल एन के सामने खड़े थे। लेकिन हमें पता लगता है कि एन को बांदा नहीं नजर आ रहे, लेकिन बांदा को कुछ ऐसी चीज पता थी जिस कारण से वो यहाँ रियल वर्ल्ड में आए थे। वहीं दूसरे क्षण आरिसु सीधा पानी में बहते हुए किसी पोल से टकराते हैं और अनकॉन्शियस होकर पानी में नीचे डूबने लगते हैं। और वहीं बांदा कहते हैं आरिसु खेल खत्म हुआ, और वो रियल वर्ल्ड में आरिसु का दम घोटने लगते हैं। वहीं आरिसु एक ही क्षण में 2 जगहों पर अपनी जान गंवा रहे हैं, बॉर्डरलैंड में पानी में डूबकर और रियल वर्ल्ड में अपनी सांसों को गवाकर। ये करके बांदा को बहुत मजे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंख खोलते हैं उनके सामने थी एन, और ये देख के उनके होश उड़ जाते हैं। उनके होश एन को देख के नहीं उड़ते, मगर ये देख के उड़ते हैं कि एन उनको देख सकती हैं। और अब इस बात पर उनको यकीन नहीं होया और वो सिर्फ एन से कहते हैं कि तुम मुझे कैसे देख सकती हो। एन सीधा वहां से उठती हैं, उनकी तरफ हाथ मारने लगती हैं। बांदा को यकीन नहीं होता, नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, लेकिन वो सीधा उनके चेहरे पर हाथ मारती हैं और बांदा गायब हो जाते हैं। वहीं एन आरिसु को बोलने लगती है आरिसु जागो, आरिसु तुम्हें उसागी को वापस लाना है आरिसु। और तभी पानी में आरिसु की बॉर्डरलैंड में आंखें खुल जाती हैं। अब यहाँ पे जो एक्चुअली सीन होया वो ऑडियंस के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे बांदा की पर्सनैलिटी क्या है हमें आगे पता लगेगा और मैं उस पॉइंट पे इस पॉइंट को कवर करूंगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि एन को आखिर बांदा दिखे भी कैसे, और उसका रीजन ये है क्योंकि एन को बिना जोकर कार्ड दिए और ना इवन वापस बॉर्डरलैंड में जाए उनके पास बॉर्डरलैंड की यादें थी, और क्योंकि उन्हें बॉर्डरलैंड के बारे में काफी हद तक सब कुछ याद था। और बांदा सिर्फ एक्चुअली उन लोगों को दिखते हैं जो बॉर्डरलैंड से कनेक्टेड हैं, और बॉर्डरलैंड से 2 तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो कोई इंसान अपनी जिंदगी में मर रहा हो
और बांदा उनको जोकर कार्ड दे दें, या वो ऑलरेडी एक बार बॉर्डरलैंड को क्रॉस कर चुका हो। डेट्स वाई वो एन को दिखने लगते हैं, क्योंकि एन ने बॉर्डरलैंड को क्रॉस कर रखा था और उनके पास में बॉर्डरलैंड की स्ट्रॉन्ग मेमोरीज थी। वहीं आरिसू उस पानी में से निकलकर एक पत्थर के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वहीं उनसे बांदा टकरा जाते हैं। कहते हैं आरिसू मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और सीधा उनके सर के ऊपर बंदूक पॉइंट कर देते हैं और उनसे आखिरी दफा पूछते हैं कि आरिसू बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। लेकिन आरिसू कहते हैं कि तुम मेरे से 1000 बार भी पूछोगे ना तो मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। लेकिन बांदा कहते हैं आरिसू तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, तो ठीक है अलविदा आरिसू। और ये कह के वो सीधा गोली चला देते हैं, मगर उससे पॉइंट ऑफ सेकंड्स पहले बांदा के ऊपर सीधा लेजर आके गिरती है। डेट्स वैन का एम बिगड़ता है और वो गोली कहीं और जाके गिरती है और बांदा यहाँ जान से मारे जाते हैं। वेल ये सीन वो था जब मैं टीवी पे पड़े एलिस इन बॉर्डरलैंड देख रहा था, मगर इस सीन के बाद मैं पलाथी मार के देख रहा हूँ। आई मीन बांदा मारे गए। और अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि बांदा एक्चुअली रियल वर्ल्ड में आम लोगों को क्यों नहीं दिखते, क्योंकि वो एकदम से रियल वर्ल्ड में आ पहुंचे थे। और हमने मांगा में ये जाना है कि एक्चुअली जोकर कार्ड एक फेरीमैन है, और यहाँ पे बांदा जोकर कार्ड के फेरीमैन का रोल निभाते हैं, क्योंकि रियल जोकर कार्ड फेरीमैन ना होके कुछ और है। तो बांदा का मेन रोल था फेरीमैन, और फेरीमैन काम करते थे प्लेयर्स को रियल वर्ल्ड से बॉर्डरलैंड ले जाने का। दैट्स व्हाई मैंने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में बात कही थी कि मेरे को नहीं लगता कि बांदा हमें एज ए जोकर देखने को मिलेंगे। वेल अब आरिसू को यकीन नहीं होता कि बांदा ही जान से मारे गए, तभी उनके सामने एक शख्सियत आती है, एक बिल्कुल नई पर्सनैलिटी। कहने लगते हैं ये लड़का इस काम के लिए कभी भी तैयार नहीं था। वेल इस पॉइंट पे शख्सियत खाली हाथ नहीं आई थी, मगर एक बहुत बड़ा सवाल लाती है ऑडियंस के लिए कि आखिर ऐसी कौन शख्सियत हो गई जो पूरे सीजन के अंदर सस्पेंस बनाई हुई है कि जोकर कौन है। वेल मैंने पर्सनली बहुत सोचने की कोशिश करी कि कहाँ है, क्या हमने इसको कभी पूरे AIB के किसी सीजन में भी देखा है। तो वेल सेम बात आरिसू पूछते हैं, तो अच्छा तुम जोकर हो, लेकिन तभी वो कुछ ओ करके चैंट करते हैं और पूरा समंदर पूरा बॉर्डरलैंड वहीं रुक जाता है और कहने लगते हैं यही तो सवाल है, कौन है जोकर? क्या वो खुद ईश्वर हैं या वो मैं हूँ? चलो एक लास्ट गेम खेलते हैं। वो सभी कार्ड्स को सफल कर देते हैं और 2 रैंडम कार्ड्स को आगे निकाल देते हैं और कहते हैं आरिसू इन कार्ड्स में से एक को चूज करो और वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अगर तुम्हारा चूज करा हुआ कार्ड जोकर कार्ड निकलता है तो तुम्हारी जिंदगी की भविष्य की डोर मेरे नियंत्रण में होगी। आरिसू कार्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने हाथ को दोनों ही कार्ड्स के ऊपर से होवर करते हैं और जैसे ही कार्ड पिकअप करने वाले होते हैं एक काफी क्लासिकल ट्रिक का यूज करते हैं, फेस रीडिंग। तो उनके चेहरे को रीड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आरिसू इस वक्त जोकर कार्ड उठाते तो उनके चेहरे पे किसी टाइप की एक खुशी देखने को मिलती कि हाँ ये बंदा ये वाला कार्ड सिलेक्ट करेगा जिसमें मेरा फायदा है। बट स्टिल उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, मगर उस वक्त भी आरिसू एकदम से हाथ पलट कर दूसरा कार्ड ओपन कर देते हैं एंड सैडली वो कार्ड जोकर था। तो वो कहने लगते हैं बहुत बढ़िया, अब तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे हाथों में है। लेकिन आरिसू कहने लगते हैं कि जाहिर सी बात है दोनों ही कार्ड जोकर हैं। और जैसे ही आरिसू उस कार्ड को पलटते हैं वो जोकर था, और इस वक्त लेजिट उस शख्सियत के चेहरे पर वो रिएक्शन था जो अब से पहले कुछ भी नहीं था। और वो कहने लगते हैं कि ऐसा संयोग है ये। लेकिन आरिसू और आम जनता के लिए एग्जैक्टली वही बात कही आरिसू ने कि ये कोई संयोग नहीं, चीटिंग बोलते हैं इसे। वेल टू बी ऑनेस्ट मेरे को और आपको हर किसी को यही लगा था कि हाँ चीटिंग ही बोलते हैं इसको। बट उसके बाद जो वो एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन थी। वो समझाते हैं कि ध्यान से सुनो आरिसू, इन ताश की गड्डी में कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं और इनका सम किया जाए तो 364 डेज बनते हैं। लेकिन अगर उसमें एक जोकर कार्ड जोड़ दिया जाए तो वो 365 बनते हैं, यानी कि इस पृथ्वी का 1 साल। और वहीं उसमें दूसरा जोकर भी जोड़ दिया जाए तो बनते हैं 366, यानी इस दुनिया का एक अनोखा साल जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। और ये दोनों ही जोकर एक्चुअली काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दोनों सत्य के आधार पर आधारित हैं। और इस सुनने के बाद मेरे को लगा कि हाँ ये संयोग नहीं था, क्योंकि हमें एक्चुअली डेक के अंदर 2 जोकर कार्ड देखने को मिलते हैं। और क्योंकि ये शख्सियत एक्चुअली चीटर नहीं है जो आगे क्लियर होएगा, तो ये दोनों ही जोकर निकलना बहुत बड़ा संयोग था, कोई चीटिंग नहीं। ये जोकर सिर्फ कोई कार्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसा कार्ड है जो पत्तों के अंतर को, समय के अंतर को और इवन जीवन और मृत्यु के अंतर को साबित करता है। तो आरिसू सिर्फ इतना कहते हैं, तो अच्छा तुम ये सब करते हो। लेकिन वो समझाते हैं कि ये जोकर कोई इंसान नहीं है, ये कोई शख्सियत भी नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, जैसे कार्ड का पत्ता है। इसको कोई मतलब नहीं है इन गेम से, ये इन गेम्स को कभी देखता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। वो उन्हें समझाते हैं कि आरिसू तुम एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग ह्यूमन हो, क्योंकि दोनों ही पत्ते निकलना एक्चुअली बहुत बड़ी बात है और इस संयोग तो नहीं हो सकता। वैसे तो तुम्हारी जीवन की डोर मेरे हाथों में है, मगर फिर भी इस संयोग के समान में
मैं तुम्हें चुनने का फैसला देता हूँ। वेल इस पॉइंट पे इन शख्सियत ने ना एक्चुअली आधी बात झूठ बोली। होता क्या है, ये शख्सियत एक्चुअली जिसको भी ये चॉइस देते हैं ना, मेजर ऑफ चांसेस रहती हैं कि उनमें से डेफिनेटली एक जोकर है और एक कोई नॉर्मल कार्ड। और अगर सामने वाली शख्सियत जोकर निकालती है तो ये शख्सियत उनकी जिंदगी का फैसला करेंगे अपनी मर्जी से। मगर इस वक्त हुआ क्या कि दोनों ही जोकर हैं, तो उनमें से एक जोकर कार्ड अब जीवन को दर्शाता है और दूसरा जोकर कार्ड मृत्यु को दर्शाता है। लेकिन ये बात वो आरिसू को नहीं बताते और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ। हालांकि वो ऑप्शन नहीं दे रहे थे, बट चलो उन्होंने ओरा प्लस कर लिया अपना ये बात बोल के। लेकिन ये चॉइस अब आरिसू के सामने रख दी गई। वो उन्हें एक भवंडर दिखाते हैं, कहते हैं कि ये भवंडर मौत का है, इसमें कूद जाओ और फिक्स्ड है कि तुम्हारी जिंदगी यहीं अंत हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो है जिंदगी, वो जिंदगी जिसके अंदर दुख है, पछतावा है, दर्द है, तड़पन है। मगर सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिंदगी की एक लौती सच्चाई है, वो है मौत। आज नहीं तो कल आरिसू तुम्हें दोबारा से फैसला लेना ही होगा, क्योंकि मौत जिंदगी का पूर्ण सत्य है। अगर तुम जिंदगी को चुनते हो तो शायद वो लड़की और बच्चा तुम्हें वहां ना मिले, मगर मौत को चुनना बहुत आसान है। एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी कुछ नहीं है, ना दुख ना कोई पीड़ा, बस एकांत। लेकिन तभी आरिसू कहते हैं ना खुशी। वेल ये एक बहुत बड़ी लाइन थी। डेफिनेटली जिंदगी के अंदर दुख परेशानियां हैं, मगर जिंदगी इकलौती ऐसी चीज है जिसके अंदर खुशी भी एग्जिस्ट करती है, जो चीज मौत कभी नहीं प्रोवाइड करेगी। और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने महज एक शब्द में बोल दी। तो आरिसू पूछने लगते हैं कि अच्छा बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं मैं तो बस एक पहरेदार हूँ जो जिंदगी और मौत के बीच इस जगह की पहरेदारी करता है, ताकि मेरे को मृत्यु के द्वार से ना गुजरना पड़े। तो आरिसू कहते हैं कि खुद लोगों को मौत की सलाह देते हो और खुद यहाँ के पहरेदार होके मौत से डरते हो। तो वो कहने लगते हैं हाँ ऐसा कह सकते हैं। आरिसू पूछने लगते हैं तो मेरे से पूछने की क्या वजह थी। वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक ऐसी शख्सियत की राय जानना चाहता था जिसका जिंदगी में मौत से बहुत बार सामना हुआ है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे वैसे भी अब बहुत से लोग आने वाले हैं। तब आरिसू कंफ्यूज हो जाते हैं, मौत क्या होने वाला है। तो वो कहते हैं कि जो चीज तुम्हें यहाँ तक खींच लाई उससे भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आरिसू पूछने लगते हैं क्या बहुत से लोग मरने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। और वेल इन्होंने एक्चुअली सही बात कही, क्योंकि ये जस्ट एक पहरेदार हैं जो कुछ स्पेशल ही लोगों को एक चॉइस देते हैं जिंदगी और मौत के बीच की। और वेल मेरे को लगता है कि इस पॉइंट पे इन्होंने शुरुआत कर दी जो हमें बिल्कुल लास्ट में दिखाया इस एपिसोड में, या मैं कहूँ AIB USA वर्जन के बारे में आगे बात करेंगे। वहीं पे दोबारा से एक आकाशवाणी होती है और वो समंदर, वो बाढ़ सब दोबारा शुरू हो जाता है और वो उनसे आखिरी दफा पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, जिंदगी या फिर मौत। तो आरिसू ने जो जवाब दिया वो भी बेहतरीन था, ना जिंदगी ना मौत, वो थी जिद कि मैं जाऊंगा जिंदगी में, लेकिन अकेला नहीं, उसागी को लेकर जाऊंगा यहाँ से। वो सीधा उस भवंडर के अंदर कूद जाते हैं। लेकिन इस वक्त ryuji एक्चुअली उसागी को खींच कर ले जाने लग रहे हैं मौत के भवंडर की तरफ। आरिसू पीछे से चिल्लाते भी हैं ryuji नहीं, ryuji रुक जाओ, ryuji रुको, उसागी सुनो, उसागी। लेकिन कुछ भी नहीं होता। ryuji बहुत करीब पहुंच चुके हैं मौत के भवंडर के पास में। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि उन्होंने अपनी एक स्टूडेंट को कैसे खो दिया, खुद उनको जिंदगी से मौत के रास्ते पर धकेल दिया। ये बातें उनको दिमाग से खाने लग रही थी। मगर जब एक्चुअली उन्होंने फर्स्ट टाइम आरिसू की आवाज सुनी, हाँ फर्स्ट टाइम, यानी इस भवंडर में उनको आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी, मगर जैसे उन्होंने आरिसू की आवाज सुनी वो पीछे मुड़कर देखते हैं और आरिसू बाढ़ में बहने लग रहे हैं और इतनी दूर तक यहाँ आ पहुंचे हैं। या क्योंकि उनके लिए तो आरिसू अंदर ही फंस चुके थे। उन्होंने सब प्लेयर्स की जान बचाई, वो बाहर आए, लेकिन उस टाइम ryuji और उसागी तो पानी में बह चुके थे। तो ryuji को पता ही नहीं था कि आरिसू जिंदा है। और वो देखते हैं कि वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए इस हद तक आ गए हैं, बाढ़ के अंदर कूद गए हैं सिर्फ उनको बचाने के लिए। तभी उनको वो सब दिखने लगता है कि ये इंसान एक्चुअली इनसे कितनी मोहब्बत करता है और शायद इस दुनिया में मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और तभी वही बात आती है कि ये किस तरीके से एक रोलर कोस्टर है इमोशंस का, और वो खुद ही फैसला लेते हैं उसागी को वापस छोड़ने के लिए। इवन बांदा की वो बातें उनको याद आ रही थी कि वो मौत की दुनिया की सच्चाई को जान सकते हैं, मगर स्टिल वो फैसला करते हैं उसागी को छोड़ने का। वो खुद ही उसागी को धकेल कर आरिसू के पास छोड़ देते हैं और खुद उस बवंडर में बह जाते हैं। वहीं उसागी को दोबारा से ग्लिम्स दिखता है उनके डैड का, मगर इस वक्त चीजें बदल चुकी थी। वो क्लिफ से जंप नहीं करते और अंधेरी की बजाय इस वक्त एक शाम का मौसम था। उसागी उनसे मिल जाती है और उनके डैड उनको मोड़कर वापस जिंदगी की तरफ धकेल देते हैं। वहीं आरिसू को भी रियल वर्ल्ड में होश आ जाता है। वहीं एन से पूछते हैं कि मैं कितनी देर तक बेहोश था, तो वो कहती हैं 2 मिनट। अगर इससे लेट कर देते आरिसू
तो जिंदा नहीं बच पाते। लेकिन तभी वो पूछने लगते हैं उसागी उसागी कहाँ है, एन उसागी कहाँ है। लेकिन एन कहती हैं इसका जवाब तुमसे बेहतर कौन दे सकता है। वेल ये काफी बेहतरीन लाइन थी और तभी आरिस उठकर वहां से भागने लगते हैं, मगर एक सेकंड होल्ड लेकर एन को शुक्रिया अदा करते हैं जो कि वो डिजर्व भी करती थी। तभी वो भागते भागते हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, सीधा उसागी को देखते हैं और उसागी की दिल की धड़कनें सही चल रही थी। और तभी उसागी कहने भी लगती हैं कि मेरे को भूख लगी है और उनको भी इस दुनिया में होश आ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ryuji मात्सुयामा को देखा जाता है तो उनके चेहरे पर कपड़ा ढक दिया गया था, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी में मौत को खुद चुना और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। वहीं चेरी ब्लॉसम का बहुत बेहतरीन ट्री दिखाया जाता है और आरिस और उसागी बात कर रहे हैं कि मेरे को लगता है हमारा बच्चा गर्मियों में पैदा होगा। तो वो दोनों प्यार से बैठ के अपने बेबी के लिए एक नाम चुनने लग रहे हैं, लेकिन इतने सारे नाम है और काफी कंफ्यूज है। तो आरिस कहने लगते हैं कि उसागी जो तुम्हें पसंद होगा वही नाम रखेंगे। और उसागी कहने लगती है हाँ सभी मर्द ऐसा करते हैं, जब उन्हें चीज से भागना होता है तो हम पे ऊपर ही सब थोप देते हैं। और तभी आरिस को याद आता है कि ओ वो जॉब के लिए लेट हो रहे हैं, लेकिन उसागी कहते हैं कि आज रात हम फाइनली बेबी का नाम डिसाइड कर ही लेंगे। वही शिबुया में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी प्लेयर्स जो बॉर्डरलैंड में थे वो भी जिंदा सही सलामत बाहर आ गए हैं। हमारे नोबू उनकी मम्मा के साथ वहां से जा रही हैं, वहीं यूना उनके फियांसे से बात कर रही हैं कि अब काफी समय हो गया है, तुम्हें मेरे भाई से मिल लेना चाहिए। और वेल ये डायलॉग मेरे को थोड़ा सा जमा नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि क्या उनके ब्रदर को दिखाया जाएगा। तो ना तो उनके ब्रदर को आगे दिखाया गया और ना ही तेत्सु को दिखाया गया। तो इसका मतलब जो बॉर्डरलैंड में मारे गए वो रियल वर्ल्ड में भी मारे ही गए। तो यहाँ पे वो कौन से भाई का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जितना मेरे को और ऑडियंस को आइडिया है उनका तो एक ही ब्रदर था जो बॉर्डरलैंड में वो खो चुकी हैं। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग क्या गलती से लिख दी गई या क्या हुआ, अगर किसी को आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहीं हमारी लेडी भी उनके बेटे के साथ में काफी खुश हैं। रे जो हैं वो भी एक एनिमे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, वो भी अपनी लाइफ में खुश हैं। तो या जितने भी वो फ्यूचर्स हमें वॉल पे दिखाए गए थे वो जस्ट एक झलावा था। जैसा मैंने कहा कि इंसान के इमोशंस एक अदृश्य डोर के जैसे होते हैं, तो या उनके इमोशन से ही वो सब कुछ बनाया गया था। और तेत्सु ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया था जब उन्होंने ऐसा दरवाजा चुना था जिसके फ्यूचर में ड्रग्स उनने फेंक दी थी, बट नेक्स्ट रूम के अंदर हर एक वॉल के ऊपर ड्रग रिलेटेड फ्यूचर कैसे था। तो वो सब कुछ सिर्फ माइंड गेम्स था। और एआईबी ने हमें ये दिखा दिया कि फ्यूचर तो एक ऐसी चीज है जो भैया आपके हाथ में है और दुनिया की कितने बड़ी से बड़ी पावर इसको नहीं छीन सकती। वहीं आरिस उनके जॉब रिलेटेड काम के तहत सभी उन शख्सियत के पास जाने लगते हैं जो शिबुया हादसे का शिकार बने थे। सो वो सबसे साइकोलॉजिकल सवाल पूछते हैं, जो ये था कि आपको एक्चुअली कब लगता है कि आप जिंदगी को जी रहे हैं। वेल काफी ही अच्छा सवाल है, लेकिन जिस शख्सियत से ये सवाल पूछा जा रहा है, नो वे मैन, इस टाइम पे एआईबी ने फाइनली अपनी ऑडियंस का दिल ले लिया। एंड इससे अच्छा एंड नहीं दे सकते। आई मीन स्क्विड गेम से बेटर एंडिंग है यार। क्यों स्क्विड गेम ने दिल तोड़े जब आप इस टाइप की हैप्पी एंडिंग दे सकते हो। या वो लेडी और कोई नहीं, वो थी कुनिया। या डेफिनेटली जिनको पूरे सीजन 3 में मिस किया गया है। तो वो कहने लगती है कि जब मैं कराटे प्रैक्टिस करती हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली जिंदगी को जी रही हूँ। और तभी अगली शख्सियत को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं, जी हाँ, आगुनी दे। और ये बात बोलते हैं मेरे को शर्म भी आ रही है, क्योंकि पूरे सीजन 3 में जो मैंने भसड़ करी है कमेंट सेक्शन में, इस टाइम पे मैं खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, ओके, काजुया और आगुनी के अंदर मैंने बहुत अच्छे वाली भसड़ खड़ी कर दी है पूरे सीजन में। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। और किसी ने तो कमेंट किया था आखिरी में सॉरी बोल देगा आगे, एटलीस्ट मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ओके। आगुनी भी अपनी जिंदगी में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी दुकान को संभालना चाहते हैं। अब नींद अच्छी आती है, बुरे सपने नहीं आते। वहीं उसके बाद हमारी क्रेजी शख्सियत खुद निरागी भी हमें देखने को मिलते हैं। निरागी बहुत बदल चुके हैं। हमेशा जिंदगी में यही सोचते थे कि पता नहीं उन लोगों ने मेरे को जिंदा क्यों छोड़ा, लेकिन इस सवाल से शायद ऊपर उभरना यही अब उनकी जिंदगी का मेन मकसद था और अब वो छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं। वहीं उसके बाद में मोस्ट ओरा गेनर, आई मीन इनकी तो एंट्री भी ओरा गेनर के साथ में उस एटीट्यूड के साथ में कराई जाती है। वही बेहतरीन ड्रेसिंग, वही बेहतरीन एटीट्यूड, वही एक क्लास के साथ में एक बेहतरीन कप ऑफ कॉफी। जी हाँ, और कोई नहीं, द मोस्ट अवेटेड गाय चीसिया। ये मेरा जेन्युइन रिएक्शन था जब मैंने चीसिया को स्क्रीन पे देखा कि फाइनली मैं कहता हूं इस आखिरी के 1 मिनट में ना एआईबी ने दिल जीत लिया। अगर ये 1 सेकंड का क्षण काट देते ना तो सीजन 3 ऐसे होता। बट यहाँ ओके मैन, एक रीजन है कि ये सेइंग है कि अंत भला तो सब भला, और इस बात को एआईबी ने
बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से निभाया है। वहीं उनसे वो सवाल पूछा गया कि आपको कब लगता है कि आप एक्चुअली जिंदगी को जी रहे हो, तो चीसिया अपना वही क्लासिकल आंसर देते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि शायद जिंदगी जैसे भी हो आपको जीना तो होगा ही। वहीं लेकिन अब वो सामने से जिस कारण से वो चीसिया मोस्ट ओरा गेनर है, वो आरिसू से यही सवाल पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हें कब लगता है कि तुम एक्चुअली जिंदगी को जी रहे हो। वेल आरिसू ने उम्मीद नहीं करी थी कि उनसे ही ये कोई सवाल पूछेगा, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कहने लगते हैं मुश्किल है इसका जवाब थोड़ा सा देना। वेल मेरे लिए तो शायद यही जिंदगी है जब मैं अपने बच्चे का नाम सोच रहा हूँ। वेल ये सुन के चीसिया कुछ नहीं बोल पाते और एक जेन्युइन सा वाव देते हैं। ये 15 सेकंड का सीन मेरे लिए प्रीटी इनफ था। AIB यू डिड इट वेरी वेल। वही अब नेटफ्लिक्स क्या कुक करना चाह रहा है उस बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें दिखाया जाता है आरिसू जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ एकदम से भूकंप आता है, लेकिन वो छोटा सा ही भूकंप था। तो वो न्यूज के ऊपर चेक करते हैं तो न्यूज में पता लगता है कि ये भूकंप ना सिर्फ यहाँ पे आया बट इसका मेन सोर्स एक्चुअली न्यूयॉर्क में था। वेल अब जैसे ही अमेरिका न्यूयॉर्क का जिक्र किया गया, पूरा कैमरा आरिसू भैया के ऊपर फोकस कर दिया और तभी हमें दिखाए जाते हैं कुछ रैंडम लोग। वो बात कर रहे हैं कि भाई तुमने लास्ट मैच देखा क्या, वो काफी बढ़िया था। ओके मैं हाईलाइट देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लेडी उनका ऑर्डर भी लेने आती है, उनको ऑर्डर दे देते हैं। लेडी के पीछे पीछे कैमरा चल रहा है और जैसे ही वो मुड़ती हैं, उनका जो नेम है वो है एलिस। और आपको ये बता दूं मैं कि आरिसू एक जापानीज वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब एलिस ही होता है। डेट्स व्हाई एलिस इन बॉर्डरलैंड के आरिसू मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी एलिस बॉर्डरलैंड के अंदर, आरिसू इन इंग्लिश, एलिस आरिसू बॉर्डरलैंड के अंदर, और ये लेडी भी एलिस है तो एलिस बॉर्डरलैंड के अंदर। तो या सिंपल समझाऊं तो एलिस इन बॉर्डरलैंड USA वर्जन। वेल ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं होती, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप और मैं बैठ के बात करना चाहते हैं कि भैया ये USA का पंगा भी क्या चल रहा है और सीजन 3 को हेट क्यों मिल रहा है। पता नहीं लोगों ने कसम खा रखी है, चाहे स्क्विड गेम का सीजन 3 हो, AIB का सीजन 3 हो, हेट है, हेट फेंक के मारनी है। काफी सारी बातें हैं जो पॉइंट इस सीरीज के अंदर ऊपर नीचे लगे। क्यों ये सीजन इतना छोटा था, क्यों स्टार्टिंग के 2 इतने गोटेड थे, इतने बड़े एपिसोड्स थे, और क्यों इसको 6 में ही निपटा दिया गया। बहुत सारी बातें हैं, कॉफी लेके चिल मार के बैठ के बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत लंबी हो रही है, अब आप लोग भी जाओ, दशहरा है कुछ दिनों में, हैप्पी दशहरा। इतने एक और वीडियो छाप दूंगा मैं और टू बी ऑनेस्ट जब से AIB की वीडियोस डाली है मैं कमेंट सेक्शन नहीं खोल के देख रहा था, क्योंकि स्क्विड गेम के जैसे स्पॉइलर फेंक के मारे थे आपने मेरे मुंह पे, भैया सोनगी उन डेड। ये सुनते ही मेरा जो मूड खराब किया था ना कमेंट सेक्शन में, मैं कसम खा ली थी मैं AIB के कमेंट नहीं पढ़ रहा। तो डेट्स वाई आज पढ़ रहा था मैंने, और तब मैंने कमेंट सेक्शन में पता लगा कि मैंने जो आगुनी और काजुया की जो भदपीट दी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट यार यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब हाइप कर देना। AIB काफी प्यारी सीरीज थी, मजा आया। डेली अपलोड देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, परेशानी मरा था, लेकिन मजा आया आप लोगों को एंटरटेन करके। और अभी रुक जाओ, मेरे पास में बहुत बेहतरीन आइडियाज हैं, बहुत बेहतरीन वीडियोस टर्मिनेटर के ऊपर बहुत जल्दी आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। हाइप लाइक शेयर याद रखो इन 3 चीजों को, और दबा दो सब्सक्राइब बटन क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।